आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मकतूब रवाना करते हुए खाद की इजाफी शरहों में कमी लाने की दरखास्त की है। अपने मकतूब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने साल 2016 में इस बात का ऐलान किया था कि साल 2022 तक मुल्क भर के किसानों की आमदनी को दुगनी किया जाएगा, लेकिन अब तक इस सिलसिले में मरकज की जानिब से कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए। उल्टा खाद और तख़्म की कीमतों में इजाफा करते हुए ज़राअत को मुश्किल बना दिया गया, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि खाद की कीमतों में 50 से 100% तक का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 90 दिनों के दौरान खाद की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अब तक मरकजी हुकूमत ने कई मुखालिफ किसान फैसले किए हैं। ज़राअत को कॉरपोरेट ताकतों के हवाले करने की साजिश की जा रही है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान काश्त के अखराजात में दुगना इजाफा हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज की जानिब से खाद की कीमतों में मनमानी इजाफा किया जा रहा है। यूरिया और DAP के इस्तेमाल को कम करने की रियासतों को हिदायत दी जा रही है, जबकि ये 2 अक़साम की खाद ही ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। उन्होंने कहा कि खाद की कीमतों में कमी किए बगैर खाद के इस्तेमाल में कमी लाने का मशवरा देना कहां तक मुनासिब है। खाद की कीमतों में इजाफे से किसानों को जायद बोझ आयद हो रहा है। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि वो मुल्क के करोड़ों किसानों की तरफ से मरकज से दरखास्त करते हैं कि खाद को सब्सिडी पर सरबराह किया जाए ताकि काश्त की रकम में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के मुखालिफ ज़राअत पॉलिसियों से मुल्क भर के किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 70 साल से खाद पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन सब्सिडी की इस रिवायत को ख़त्म किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किसानों और ज़रई मजदूरों को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए कौमी दही रोज़गार ज़मानत स्कीम को ज़राअत के शोबे से मरबूत करने का मशवरा दिया गया, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। चंद्रशेखर राव हुकूमत किसानों के ताल्लुक से एक और तारीखी फैसला लेने वाली है। बताया जाता है कि इस मरतबा किसानों को हर माह वजीफा देने की स्कीम का ऐलान किया जाने वाला है। समझा जाता है कि आने वाले बजट में हुकूमत इस स्कीम का ऐलान करेगी। TRS ज़राए के मुताबिक फिलवक्त रियासत में आसरा स्कीम के तहत समाज के मुख्तलिफ अफराद को 2000 रुपये हर महीना वजीफा दिया जा रहा है। इसी तर्ज पर 47 साल उम्र मुकम्मल करने वाले छोटे और मुतवस्सित किसानों को हर माह 2000 रुपये वजीफा देने का मंसूबा है। फिलवक्त रियासत में किसानों को हर साल काश्त के अखराजात के तौर पर फी एकड़ 10,000 रुपये की रकम तकसीम की जा रही है। इसके अलावा किसानों को 5 लाख रुपये तक हादिसाती बीमा भी करवाया गया। ये दोनों स्कीम्स मुल्क भर में काफ़ी मकबूल हुई। अब तक रैतु बंधु स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए की रकम किसानों के बैंक अकाउंट में जमा की गई, जबकि रैतु बीमा स्कीम के तहत किसानों के इंश्योरेंस के लिए हुकूमत ने 3,205 करोड़ रुपए की रकम इंश्योरेंस कंपनी को बतौर प्रीमियम अदा की है। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में फिलवक्त कांग्रेस की रुकनियत साजी मुहिम जारी है। अब तक 7 लाख अफराद ने पार्टी की रुकनियत हासिल की है। उन तमाम को फीकस 2 लाख रुपए हादिसाती बीमा करवाया जा रहा है। इस सिलसिले में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ माहिदा हुआ है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की रुकनियत 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत भर में 30 लाख अफराद को पार्टी की रुकनियत देने का निशाना मुकर्रर किया है। रियासत भर में 34,765 पोलिंग बूथ हैं। हर बूथ में 100 अफराद को कांग्रेस की रुकनियत देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की रुकनियत शफाफ अंदाज में अंजाम दी जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी खिताब किया। 30 లక్షల మంది క్రియాశీలక సభ్యత్వాలు నమోదు చేయించడం ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులను ఉత్తేజపరిచి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన పార్టీగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకునే పార్టీగా ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే పార్టీగా పేదలకు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ఆదర్శవంతమైన సేవలను అందించాలన్న ఆలోచనతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుకు వస్తుంది। ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి రాష్ట్రంలో 34,765 బూతులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి। ఈ 34,765 పోలింగ్ బూతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి పోలింగ్ బూత్ లో ఒక ఎన్రోలర్ ను కాంగ్రెస్ పార్టీ అపాయింట్ చేస్తుంది।
డిజిటల్ సభ్యత్వ నమోదు కోసం ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ద్వారా ప్రతి బూత్లో ఒక ఎన్రోలర్ని అపాయింట్ చేసి ఆ ఎన్రోలర్ ద్వారా ప్రతి బూత్లో आज कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी साहब ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस से कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप के में जो भी मेंबरशिप बने हैं उनकी स्कीम एक्सीडेंटल स्कीम के 2 लाख रुपए उन लोगों को ये इंश्योरेंस कंपनी वाले अदा करेंगे। तो ये बहुत ज़माने से कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का डिमांड था कि हमको इंश्योरेंस कराइए, कल कुछ भी हमको एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हमारे जानी माली नुकसान हो जाए उसका हमें इंश्योरेंस से फ़ायदा हो। तो कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप जो भी लेंगे उनको 1 अप्रैल 2022 से लेकर अगले साल मार्च 31 तक ये जारी रहेगा। इसमें एक्सीडेंटल डेथ होंगे तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, या कि 2 आंख 2 पैर भी गए तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर पार्शल होगा अभी तो मिनिमम 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए का नकदी वो हॉस्पिटल के चार्जेस भी उनको मिलेंगे। ये स्कीम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पहली मुनफरद स्कीम है। इसके अंदर ये स्कीम को लाने के लिए रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस कमेटी पार्टी ने एक कमिटमेंट के साथ आज हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अपने वादे के मुताबिक अक़लियतों BC SC ST तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए एक इदारा कायम करते हुए उन्हें खर्च फराहम करे ताकि उनकी तरक्की के लिए काम किया जा सके। आज एक बयान में जग्गा रेड्डी ने रियासत के गरीब आवाम को अच्छी तिबी सहूलतों की फराहमी के लिए कांग्रेस हुकूमत की तरह आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10,000 तक 20 लाख के इलाज की सहूलत देने का मुतालबा किया। जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला से उन्होंने कहा कि वो 17 जनवरी को वज़ीर आला की क़यामगाह पर धरना देंगे। अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया जाता है तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बदनुमानियों के मामलात पर मरकजी हुकूमत काफ़ी संजीदा है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, इसलिए वो बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहे हैं कि चंद्रशेखर राव किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। बीजेपी के दफ्तर में स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर बंडी संजय ने मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। बाद-ए-ज़म मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जेल रवाना करने पर चंद्रशेखर राव अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो बाएं बाजू जमातों और दीगर अपोजिशन जमातों से मुलाकात का सिलसिला शुरू किए हैं ताकि अपोजिशन जमातों की तायद हासिल करते हुए जेल जाने से बचा जा सके। बंडी संजय ने कहा कि चंद्रशेखर राव के ड्रामे अब ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। उनके लाख ड्रामों के बावजूद मरकजी हुकूमत उन्हें बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से अनकरीब की जाने वाली कार्रवाइयों से बचने के लिए ही कौमी सतह पर तीसरे महाज के क़याम का इशारा KCR ने दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में फिलवक्त तीसरे महाज की कोई जरूरत नहीं है और ये काम आने वाला भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि वजीर आजम की सिक्योरिटी को लेकर पंजाब की कांग्रेस हुकूमत ने लापरवाही से काम किया। इस सिलसिले में आज बीजेपी कायद मुरलीधर राव ने मीडिया से बात की। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब की यात्रा के दौरान जो सुरक्षा के विषय में उल्लंघन हुआ है नियमों का, वो उल्लंघन कल जो घटनाएं ताजा हो रहे हैं और स्टिंगर ऑपरेशन के माध्यम से जो बाहर आ रहे हैं उससे साबित होता है कि वो एक षड्यंत्र पूर्वक और एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से कांग्रेस के आला नेतृत्व पंजाब में और जो राज्य सरकार के नेता वो इसमें शामिल है, तभी इस प्रकार के उल्लंघन संभव हुआ है, ये साबित करता है। और ये सब देखने के बाद संपूर्ण देश की जनता चिंतित होना स्वाभाविक है
क्यों कांग्रेस इस प्रकार की गैर जिम्मेवार व्यवहार कर रही है? क्यों देश की जनता को अभी भी गुमराह करना चाहती है? कौन इसमें फायदा में रहने वाला है, किसको लाभ होने वाला है? क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इस प्रकार के द्वेषपूर्ण रवैये के कारण इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? ये सब प्रश्न हैं और इन सब प्रश्नों को देश की जनता समाधान कांग्रेस नेतृत्व से चाहती है। ये बात सबको समझ में आना चाहिए। जनसेना पार्टी के बानी और तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार पवन कल्याण ने कहा कि उनकी पार्टी का पहले ही से बीजेपी से इत्तेहाद है। उन्होंने जाफरानी जमात से इत्तेहाद के मसले पर फैसला उन पर छोड़े जाने पर पार्टी के हर कारकुन से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के अरकान आमला से खिताब करते हुए उन पर जोर दिया कि वो पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मसाई करें और पार्टी के कायदीन की जानिब से मंजूर बयानात पर किसी भी किस्म का इन्हराफ ना करें। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद के मसले पर जनसेना पार्टी के कारकुनों से राय लिए बगैर वो एकतरफा तौर पर फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी कारकुनों से राय लेने के बाद ही 2024 के इंतखाबात में इत्तेहाद के मसले पर फैसला किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अदाकार से सियासतदान बने पवन कल्याण ने 2014 के आम इंतखाबात में बीजेपी की हिमायत की थी, जबकि 2019 के इंतखाबात में उनकी पार्टी ने बाएं बाजू की जमातों से सीपीआई सीपीएम के अलावा बीएसपी के साथ दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इत्तेहाद किया था और खुद उन्होंने 2 हलकों गंजबाका और भीमावरम से मुकाबला किया था। ताहम उनको उन दोनों हलकों से शिकस्त हो गई थी। उनकी पार्टी अब आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में तैयारी कर रही है। క్షేత్రస్థాయిలో జనసేన రోజు రోజుకి బలం పుంజుకుంటుంది అన్నది మీ మాటల్లో తెలుస్తూ ఉంది. పార్టీ నిర్మాణం చాలా కష్టసాధ్యమైనది. సంస్థాగత నిర్మాణం ప్రతి ఒక్కరు చాలా తేలిగ్గా విమర్శించగలిగే మాట సంస్థాగతంగా నిర్మాణం లేదు లేదు అని అంటూ ఉంటారు. అనేవాళ్ళు ఎవరు కూడా పార్టీని స్థాపించలేదు. అనేవాళ్ళు కూడా ఒక చిన్నపాటి సంస్థను కూడా నడిపించలేని వ్యక్తులు వాళ్ళందరూ. ఒక పార్టీ నిర్మాణం అంటే అదేదో కూర్చోబెట్టి ఒక స్వలాభాల కోసం స్వప్రయోజనాల కోసం వచ్చిన గుంపు కాదు జనసేన. చాలా కట్టుదిట్టమైన ఆలోచన విధానంతో వ్యక్తిగత ఎజెండాలు లేకుండా, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా, డబ్బు కోసం కాకుండా కేవలం ప్రజల కోసం నిలబడేలాగా, ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం నిలబడేలాగా ఈ పరిస్థితుల్లో పార్టీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం చాలా కష్టసాధ్యమైన విషయం. అలాంటిది మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంతమంది తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం అంటే మీ అందరి దృష్టిలో పెట్టి తీసుకురాగలుగుతుంది. ఈ రోజున ఏ మూలకెళ్ళినా కానీ పార్టీ ఇంకా గ్రామాల్లో मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और मौजूदा आंध्र प्रदेश के बेशतर मसाइल के हल के लिए मरकजी मुतमद्दे दाखिला ने दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ इजलास मुनक्किद किया। जनूबी हिंद की इन दोनों अहम रियासतों के ज़ेर इल्तवा मसाइल की यकसुई के लिए मरकज ने तवज्जो मरकूज़ की है। उसी के हिस्से के तौर पर उन मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। यह इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, जिसमें उन रियासतों के दरमियान 7 साल से ज़ेर इल्तवा मसाइल पर बातचीत की गई। साथ ही इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आंध्र प्रदेश तंजीम और कानून के मसाइल और शेड्यूल 9-10 के मसाइल पर बातचीत की गई। मुतमद्दे दाखिला अजय भल्ला ने यह इजलास मुनक्किद किया। दिल्ली में वाक़ एपी भवन की तकसीम, 9वें और 10वें शेड्यूल के इदारों की दोनों रियासतों में तकसीम, बिजली के बकाया समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरीज ने अपने महकमेजात के सुदूर के साथ शिरकत की। दोनों रियासतों में असातिज़ात और मुलाजिमीन की तकसीम पर भी बातचीत की गई। सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों के मौके पर सरकारी मुलाजिम, टीचर, शोहर और बीवी की एक ही मुकाम पर तैनाती का मुतालबा करते हुए सरकारी असातिज़ा ने हैदराबाद में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन का मुहासरा करने की कोशिश की। इस मौके पर चौकस पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। ये एहतजाजी अपने मुतालबे की हिमायत में प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे। रियासत के अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 19 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले शोहर और बीवी सरकारी असातिज़ा को एक ही मुकाम पर पोस्टिंग देने पर जोर दिया गया। इन एहतजाजियों ने कहा कि तबादलों में बीवी को एक जगह और शोहर को दूसरी जगह पोस्टिंग दी गई, जिससे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
చేయలేకపోతున్నాం సార్. అందుకే నేను కూడా పెట్టుకోవడానికి పదమూడు జిల్లాలను బ్లాక్ చేయడం జరిగింది సార్. మేము ఒక్కొక్కరం కార్యకర్తలం 200 నుంచి 300 కిలోమీటర్ల దూరంగా విభజించబడినాం. మా మిగతా 19 జిల్లాల మాదిరిగా మా 13 జిల్లాలో ఉన్నటువంటి స్పౌస్ బాధితులందరికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి న్యాయం చేయగలరని విన్నవించుకోవడానికి ముఖ్యమంత్రి మా మాట ఇచ్చిన ప్రకారం న్యాయం చేయగలరని చెప్పుకోవడానికి వచ్చాను తప్ప మేము ఎలాంటి నిరసన తెలియజేయడానికి ఇక్కడ రాలేదు సార్. దయచేసి 19 జిల్లాల 13 జిల్లాల స్పౌస్ బాధితులకు మిగతా 19 జిల్లాల వారిగా మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం సార్. 13 జిల్లా कांग्रेस पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स के तबादलों के लिए जारी करदा जियो 317 को फौरी मंसूख करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद के टैंक बंड पर एहतजाज किया। इस मौके पर मुलाजमीन और टीचर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले कांग्रेस कायदीन और मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। इस दौरान एहतजाज में शामिल कांग्रेस की रुकन असेंबली सीतक्का भी गिरफ्तार हो गई। इस एहतजाज से इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को डॉक्टरेट इन लिटरेचर की एजाजी डिग्री से नवाजा। इस मौके पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर घंटा चक्रपनी ने एक लेक्चर भी दिया और डॉक्टर अंबेडकर की खिदमत को याद किया। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी का अंबेडकर सेंटर में एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था ऑर्गेनाइजर्स ने। ये अकेशन, ये मौका ये था, आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी का आज का तारीख में 1953 में अंबेडकर को ऑनररी डॉक्टरेट दिया था। वो अवसर पर आज ये प्रोग्राम कर रहा है। अंबेडकर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, हैदराबाद मुल्क से, हैदराबाद नवाब से, निज़ाम से बहुत क्लोज रिलेशंस रखा हुआ था। हैदराबाद निज़ाम आल्सो encouraged अंबेडकर जो कॉलेजेस स्टार्ट करने के लिए, स्कूल्स का स्टार्ट करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने के लिए ये हैदराबाद से, निज़ाम से उनको मदद मिला है। वैसे अंबेडकर को फाइनली डॉक्टरेट देने में भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ये दुनिया में फर्स्ट यूनिवर्सिटी था ये डॉक्टरेट देने का। अंबेडकर ने लंदन में पढ़ा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और अमेरिका में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। बट हमेशा उन्होंने
हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी को गर्व का हिसाब करते थे, गर्व का। ही यूज्ड टू रेस्पेक्ट हैदराबाद एंड उस्मानिया यूनिवर्सिटी वेरी मच। Professor Jadi Muslaya. Now I am holding Director Center for the Telangana Dr. B.R. Ambedkar Research Center. The Usmania University is having a 100 years old history. So in 1953, January 12th, the Usmania University is conferred a Doctor of Literature to the great personality Dr. B.R. Ambedkar. So this is the first time the Usmania University is conducting the lecture on the occasion of a Doctor of Literature to the Dr. B.R. Ambedkar by the eminent sociologist and socio-political analyst and former director Professor Ganta Chakrapani Garu and other dignitaries, Honorable Vice Chancellor, Usmania University, Professor D. Ravinder Garu, and guest of honor, Professor E. Lakshminarayan Garu, Registrar of Usmania University, grace the function. So, in this occasion, I would like to say one thing. As a director of this center, I will try my level best to bring it to the heights of the center, to the nation as well as the international level, in the name of Dr. B.R. Ambedkar Research Center. Thank you very much. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने कानून साज काउंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी को आज तेलंगाना कानून साज काउंसिल का प्रोटम चेयरमैन नामजद किया गया। अमीनुल हसन जाफरी पिछले 12 साल से MLC की हैसियत के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पहली बार 2010 में वो MLC के तौर पर मुंतखब हुए थे, उसके बाद से लगातार काउंसिल में वो मौजूद रहे। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल में फ़िलहाल कोई फुल टाइम चेयरपर्सन नहीं है। गुप्ता सुकेंदर रेड्डी के रिटायरमेंट के बाद पिछले जून से लगातार ये सीट खाली है। इनसे पहले वी भोपाल रेड्डी को प्रोटम चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन वो भी 4 जनवरी को उनकी मियाद पूरी हो गई। उसके बाद से ये ओहदा खाली था। ज़राए के मुताबिक अमीनुल हसन जाफरी को सीनियरिटी की बुनियाद पर प्रोटम चेयरमैन नामजद किया गया है। वो कल 2:30 बजे अपने ओहदे का जायजा लेंगे। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 90,021 टेस्ट किए गए, जिसमें 2,319 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 474 अफराद ने सेहतियाबी हासिल की। रियासत में फिलहाल 18,339 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अहम माने जाने वाले संक्रांति त्योहार के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से अपने आबाई मकामात जाने वाले अफराद की वजह से रेलवे स्टेशन पर हुजूम देखा जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने रेलवे स्टेशन में मास्क का इस्तेमाल न करने वाले अफराद पर 500 रुपये जुर्माना आयद करने का काम शुरू कर दिया है। मास्क इस्तेमाल न करने वाले 169 अफराद से 34,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि रेलवे स्टेशन को कोरोना के मराकज़ में तब्दील ना होने दिया जाए, इसलिए तमाम तरह के एहतियात और चौकसी बरती जा रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे के हुक्काम ने वाजे कर दिया कि ट्रेन की रवानगी से 2 घंटे पहले ही मुसाफिरीन को रेलवे स्टेशन में आने की इजाज़त रहेगी। कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के मामलात में तेज़ी के साथ ही साउथ सेंट्रल रेलवे ने चौकसी इख्तियार की। संक्रांति के सबब मुसाफिरीन के हुजूम को देखते हुए आज से सिकंदराबाद स्टेशन के 21 जनवरी तक 3 रेलवे प्लेटफॉर्म्स में आर्जी तौर पर तब्दीलियां की गई हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में वाक़े IIT हैदराबाद में कोरोना से सनसनी फैल गई। कैंपस में 119 अफराद कोरोना से मुस्बित पाए गए, उनमें तुलबा समेत अहलकार और दीगर शामिल हैं। इस सिलसिले में बताया जाता है कि इस वबा से मुस्बित पाए जाने वालों में मामूली अलामात पाई गई। उन तमाम को हॉस्पिटल में अलग थलग कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है।
तेलंगाना SPDCL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर जी रघुराम रेड्डी ने संक्रांति के पेश नजर आवाम को मशवरा दिया कि वो बरखी तारों से दूर खुले आम मकामात पर पतंगबाजी करें। उन्होंने कहा कि बरखी तार और ट्रांसफार्मर्स के पास पतंगबाजी पर पतंग का मांझा बरखी तारों और ट्रांसफार्मर्स को लग जाएगा, जिससे हादसात का खतरा पैदा होता है और इससे बरखी सरबराही भी मनक़ते होने का अंदेशा हो सकता है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि अवाम कॉटन, नायलॉन और लेनिन से तैयार करदा मांझे का ही इस्तेमाल करें, मेटालिक मांझे का इस्तेमाल ना करें। मेटालिक मांझे के इस्तेमाल से उसमें बरखी रौ दौड़ सकती है। उन्होंने कहा कि रुतुबत वाला मौसम में पतंगबाजी से बरखी हादसात के इम्कान ज़्यादा होते हैं। पतंग या मांझा अगर बरखी तार या ट्रांसफार्मर पर गिर जाए तो ऐसी सूरत में उसे छोड़ दिया जाए, उसे हासिल करने की कोशिश न की जाए। ऐसी कोशिशों के दौरान भी अक्सर हादसात पेश आते हैं। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो किसी भी मकाम पर बरखी तार के गिर जाने या दूसरे किसी हादसे पर महकमे बरखी के टोल फ्री नंबर 1912 पर या फिर करीब के बरखी दफ्तर पर शिकायत दर्ज करवाएं। तेलंगाना के जिले निर्मा में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई है। जिले के कोहीर मंडल में ये तेंदुआ मकामी अफराद को नजर आया, जिसके बाद उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई। मकामी अफराद ने इस तेंदुए की नकलो हरकत को अपने सेल फोन में कैद कर लिया। इत्तलात के मुताबिक बाज अफराद ने इस तेंदुए को सड़क अबूर करते हुए देखा। ये अफराद बाइक पर जा रहे थे कि उनको अचानक झाड़ियों में से तेंदुआ नजर आया, जिसकी वीडियो फौरी तौर पर उन अफराद ने ले ली। ये वाकया कल शब पेश आया। इस वीडियो की तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने के साथ ही मकामी अफराद में फिक्रमंदी और तशवीश की लहर दौड़ गई है। तेलंगाना के रानीगंज सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिकल गोदाम में अचानक बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 5 फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंच गए। आज सुबह लगी इस आग के साथ कसीर धुआं भी देखा गया। आग लगने की इत्तला मकामी अफराद ने दी, जिसके बाद चौकस फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने से पहले बिजली की सप्लाई रोक दी गई थी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ और इलेक्ट्रिकल सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया। आग को दूसरी दुकानों तक फैलने से फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने रोक दिया। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। हैदराबाद के सिकंदराबाद में वाक़ ग्रेट हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोनल दफ्तर में आग लग गई। दफ्तर की तीसरी मंजिल पर वाक़ टैक्स सेक्शन में अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही वहां मौजूद मुलाजिमीन खौफजदा हो गए और भगदड़ मच गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान की इत्तला मिली है। बाज़ मुलाजिमीन दफ्तर से बाहर निकलने की कोशिश में लिफ्ट में फंस गए, जबकि बाज़ जान बचाने के लिए इमारत की छत पर चले गए। फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया और वहां फंसे हुए मुलाजिमीन को कामयाबी के साथ बाहर निकाला गया। हैदराबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक मकान पर छापा मारते हुए पुलिस ने ममनुआ गुटखे के बड़े पैमाने पर थैलों को जब्त कर लिया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने कल शब एक इत्तला पर यह कार्रवाई की और इस सिलसिले में किशनबाग इलाके से ताल्लुक रखने वाले ताजिर रऊफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तकरीबन 2 ट्रॉली गुटखे को जब्त किया और इस मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना में गुटखे और दीगर तंबाकू अशिया पर पाबंदी आयत है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पुलिस की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी गई है। पुलिस ने माधापुर में मसाज सेंटर की आड़ में चलाए जाने वाले जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। रिसेप्शनिस्ट सचिन, ग्राहकों सतीश और राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां से 4 खवातीन को बचा लिया गया। पुलिस ने बावसूख जराये की इत्तला पर लोटस बल्ब स्पा के नाम से चलाए जाने वाले इस अड्डे पर धावा किया था। स्पा सेंटर चलाने वाली खातून ऑर्गेनाइजर सुजाता फरार है। सुजाता के खिलाफ माधापुर थाने में माजी में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं और वो लड़कियों और खवातीन को लाकर उनसे जिस्म फरोशी करवाती थी। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आए सड़क हादसे में सरकारी व्हीप के रिश्तेदारों की मौत हो गई। यह हादसा कल शब जिले के उदय गोपला इलाके की नहर के करीब उस वक्त पेश आया जब कार का तवाजुन खोने के नतीजे में यह कार नहर में गिर पड़ी। इस हादसे में सरकारी वीपी रामकृष्णा रेड्डी के 2 रिश्तेदार हलाक हो गए। हादसे में सुंदरामी रेड्डी के फर्जंद मदन मोहन रेड्डी महफूज रहे, जबकि उनकी अहलिया लावण्या और बेटी सुदेक्षा हलाक हो गए। मदन मोहन रेड्डी सुबह में विजयवाड़ा रवाना हुए थे। उनके साथ उनकी बीवी और बेटी भी थी। संक्रांति के लिए कपड़े खरीदने के लिए ये अफराद रवाना हुए थे।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।